अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय को अपनी सैलरी बढ़वानी हो या अपना वर्क टाइम कम कराना हो या बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए, तो क्या हर एम्प्लॉय अलग अलग जाके बात करेगा? अपने एम्प्लॉयर से वो अलग अलग जाके बात करेंगे क्या? नहीं है कि क्या सॉल्यूशन रहेगा जब हर लेबर को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ इशू आ रहा है और उनको कुछ चेंजेस चाहते हैं या फैसिलिटीज़ में या कोई भी चीज़ में, तो वो उनका सॉल्यूशन क्या होगा? कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? लेबर लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम पढ़ते हैं, एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है? Collective bargaining is a legal process of negotiation between employer and group of employees, usually represented by a trade union, to determine their terms and conditions of employment. कलेक्टिव बार्गेनिंग सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ होता क्या है। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे जो ट्रेड यूनियन रहती है ना, एम्प्लॉयज़ की ट्रेड यूनियन होती है, जो एम्प्लॉयर से कुछ मेजर चीज़ें डिस्कस करती है और नेगोशिएट कराती है। नेगोशिएशन किस चीज़ में हो सकता है? सैलरी के बेसिस पे या वर्किंग आवर्स के बेसिस में या सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, ऐसी चीज़ों को जो लेबर को प्रॉब्लम हो रही हो या लेबर कुछ नेगोशिएट कराना चाहते हैं। वर्किंग आवर्स हो सकते हैं या कंडीशन हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है वहाँ का। तो जब एम्प्लॉयर को कोई बात बतानी हो तो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ अपना ट्रेड यूनियन लेके जाते हैं और इन चीज़ों को लेके नेगोशिएट करते हैं। इसी से ही क्या होता है, इसी को अपन बोलते हैं, जब सब लोग साथ होके करते हैं तो क्या बोला जाता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग। एक एग्जांपल देती हूँ। एक फैक्ट्री है, उसमें 500 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो कुछ चीज़ें चाहते हैं कि चेंज, जैसे सैलरी इंक्रीज़ हो। दूसरा है पेमेंट फॉर ओवर टाइम, अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसको पेमेंट मिलनी चाहिए और वीकली ऑफ मिलना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना हर बंदा उठ के, 500 लोग हैं तो हर बंदा उठ के अलग अलग जाएगा एम्प्लॉयर के पास, अरे मेरी सैलरी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये लोग अपना मुद्दा किधर लेके जाएंगे? ट्रेड यूनियन के पास। ट्रेड यूनियन क्या करेगा? ट्रेड यूनियन मीटिंग करेगा एम्प्लॉयर के साथ और दोनों अपनी मतलब ये पूरे लेबर की प्रॉब्लम बताएगा, जो प्रॉब्लम है, और बाद में इसके बीच में डिस्कशन होगा, नेगोशिएशन होगा और फिर जाके कुछ एग्रीमेंट होगा। दोनों की सहमति से जो एग्रीमेंट होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या बोलेंगे? उसी को बोला जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर की डिस्कशन के बाद, नेगोशिएशन के बाद जो एग्रीमेंट होगा उसी को बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब हम समझते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ फीचर्स के बारे में। कलेक्टिव बार्गेनिंग के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में नेगोशिएशन होता है। सेकेंड फीचर इज एम्प्लॉयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने हर एम्प्लॉयज आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड यूनियन। इसका मतलब क्या है? हर सिंगल लेबर उठ के प्रॉब्लम बताने नहीं जाता है, उनका ट्रेड यूनियन उनको रिप्रेजेंट करता है। उसकी प्रॉब्लम को एम्प्लॉयर के सामने कौन रखता है? ट्रेड यूनियन रखता है। उसके बाद एक विलिंग डिस्कशन होता है, मतलब किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है, सबकी मर्जी से वो डिस्कशन होता है कि यहाँ हम ये डिस्कशन चाहते हैं। तो ये डिस्कशन किसके बीच होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। नेक्स्ट इज, ये डिस्कशन का मेन एम क्या होता है? कि फेयर एग्रीमेंट हो, जिसमें किसी को भी हार्म ना हो, दिक्कत ना हो और दोनों की बात सुनी जाए, वो फेयर एग्रीमेंट हो। ठीक है। और ये सब करने से क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट है लेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अगर सब चीज़ें तालमेल के साथ चलेंगी, कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगी, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की चांस बहुत कम बचती हैं और चांसेस रहती है कि सबसे कम से कम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रहेंगे, क्योंकि लेबर अपनी प्रॉब्लम इजीली रख पा रही है अपने एम्प्लॉयर के सामने। ओके, अब अपन समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है। से पहला ऑब्जेक्टिव है कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज राइट्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कलेक्टिव बार्गेनिंग का कि एम्प्लॉयज के राइट्स प्रोटेक्ट रहते हैं। ठीक है। सेकेंड इज बेटर वेजेस एंड बेनिफिट। कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक डिस्कशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो उसमें बेटर वेजेस और बेनिफिट्स मिलते हैं।
नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो सकती हैं। और हेल्दी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जब दोनों को फेयर मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का तो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप रह जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। और जब सब कुछ सही है तो क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। तो हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के। सबसे पहला एडवांटेज होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, बेटर सैलरी एंड फैसिलिटीज़, ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। सेकंड है इस डिस्प्यूट कम होते हैं, स्ट्राइक्स कम होती हैं, जिसकी वजह से नुकसान भी कम ही होगा, तो लेस डिस्प्यूट एंड स्ट्राइक्स। थर्ड इज इंक्रीजिंग बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयज़, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सब एकजुट होकर बार्गेनिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रेड यूनियन उनका बार्गेनिंग कर रहा है, तो उससे क्या होता है उनकी बार्गेनिंग पावर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कलेक्टिवली हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर पड़ता है सामने कि वो लोग उसकी बात को सुने और ध्यान दें। दूसरा, जब अच्छे से बात सुनी जाएगी तो क्या होगा, ट्रस्ट बनेगा किनके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। लास्ट है जब सब कुछ सही होगा तो प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आई होप आपको समझ आया कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या है कि कभी कभी ये नेगोशिएशन ना बहुत लंबा चल जाता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो लंबी नेगोशिएशन की वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग का डिसएडवांटेज हो गया कि लंबी नेगोशिएशन चल जाती है। सेकंड है एग्रीमेंट नहीं हो, अगर मान लो एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, दोनों के बीच में सहमति नहीं हो रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो क्या हो सकता है, स्ट्राइक्स हो सकती हैं, लॉकआउट हो सकता है, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। थर्ड इज जब आपका यूनियन इतना जाके बोलता है तो क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ जाता है एम्प्लॉयर पे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में तो अपने पता है यूनियन बात करती है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है किस पे, एम्प्लॉयर पे। फोर्थ इज पर्सनल डिमांड कांट बी फुलफिल्ड। अब हर एम्प्लॉय की एक पर्सनल डिमांड होगी, वो नहीं फुलफिल हो सकती। कलेक्टिव बार्गेनिंग में वही चीज़ें बोली जाएंगी जिसको सबको प्रॉब्लम हो, जिस चीज़ों से कलेक्टिवली, तो वही चीज़ें बोली जाती है। तो पर्सनल डिमांड कांट बी फुलफिल्ड। देखो ये आंसर ना, ये क्वेश्चन ना मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में। चाहे तो ऐसा भी क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि इम्पोर्टेंस क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग की किसमें, लेबर लॉ में। तो आपको ये सब चीज़ें बताना है, सब चीज़ें मेंशन करोगे तो ऑब्वियसली टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लोगे। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, सब कुछ लिखोगे तो आप एक 10 मार्क्स के आंसर को इजीली कवर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना।